नमस्कार मित्रों, आज हम सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी बहुरी अकेला का अगला भाग। तो कहानी शुरू करें। उपचार के समय उन्होंने जरूर कोई निस्तेजक दवा दी होगी। उसका असर धीरे धीरे कम हो रहा था और दर्द अपना अस्तित्व जताने लगा था। यूं तो दर्द निवारक गोलियां भी दी गई थीं, पर उन्हें कारगर होने में थोड़ा समय लगना ही था। घर का कोई साथ होता तो मैं उसे सारी रात सोने नहीं देती, पर पराई लड़की को परेशान कैसे करती। सो सहनशीलता का नाटक करना ही पड़ा। दर्द के घूंट पीते हुए मैं बार बार उस एक व्यक्ति को कोस रही थी, मिस्टर कश्यप। आपने साल भर में कोई और तोहफा तो दिया नहीं, पर शायद बद्दुआएं दिल खोल कर दी हैं, उसी को भुगत रही हूँ। नहीं तो 10 साल से गाड़ी चला रही हूँ, कभी एक खरोच भी नहीं आई। बमुश्किल तमाम रात के तीसरे पहर थोड़ी सी आंख लगी, पर नीतू ने 7 बजे ही चाय के लिए जगा दिया। उसका कहना भी ठीक था। बोली, आप हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाइए, अड़ोस पड़ोस में खबर लगते ही आने वालों का तांता शुरू हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगी। फिर उसी ने मेरे मुंह हाथ धुलवाए, बाल ठीक किए, उसी की मदद से मैंने कपड़े बदले। फिर उसने मेरे हाथ में कार्डलेस थमाकर मुझे सोफे पर लाकर बिठा दिया। आसपास तकिए लगाकर ऐसी व्यवस्था कर दी कि मैं अधलेटी रह सकूं। बोली कि हर किसी को बेडरूम में लाना ठीक नहीं लगता। उसका तर्क भी ठीक था, और जैसा कि उसने कहा था, 8 बजे से आने वालों का सिलसिला जो शुरू हुआ, 10 साढ़े 10 बजे तक चलता ही रहा। बेचारी नीतू नहाने धोने घर भी न जा सकी। 11 बजे मैंने उसे जबरदस्ती घर भेजा। कहा कि दरवाजे में चेन लगा दो, आने वाला अपने आप खोल लेगा। नीतू को गए मुश्किल से 10 मिनट हुए होंगे कि दरवाज़ा अपने आप खुल गया। मैं तो चकित थी कि न दस्तक न घंटी, ऐसे अचानक कौन आ गया। पर जब आगंतुक को देखा तो देखती रह गई। कमर पर दोनों हाथ रखे दरवाजे पर खड़े होकर श्रीमान जी मुझे घूर रहे थे। उस दृष्टि में रोष था, उपालंब था, उपहास था, शायद तिरस्कार भी। आई नो इट, मुझे मालूम था तुम्हें कहीं आना जाना नहीं था, सिर्फ मुझे टालने के लिए बहाना बनाया गया था। आई वॉज डेड श्योर। वे जिस तरह मुझे घूर रहे थे, मैं भी एकटक उन्हें ही देख रही थी। मेरी आंखों में उपालंब की मात्रा शायद ज़्यादा रही थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी नज़रें फेर लीं। उनकी नज़रें हटते ही मैंने कार्डलेस पर पड़ोस का नंबर मिलाया। सॉरी नीतू डार्लिंग, तुम्हें फिर से कष्ट दे रही हूँ, पर क्या है कि तुम्हारे जीजा जी आए हैं। 1 कप चाय बनाकर दे जाओगी तो अच्छा रहेगा। मेरे लिए पड़ोसियों को कष्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्होंने कसैले स्वर में कहा। अब वे दरवाज़ा छोड़कर सामने की कुर्सी पर बैठ गए थे। अगर घर में चाय बनने में कोई प्रॉब्लम है तो मैं बाहर पी सकता हूँ। वैसे भी मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ, सिर्फ देखने चला आया था। मैं भी उन्हें चाय पिलाने के लिए बहुत ज़्यादा व्यग्र नहीं थी, बस चाहती थी कि इस समय हम दोनों के बीच में कोई तीसरा आकर बैठ जाए। मुझे पता था कि जीजा जी का नाम सुनते ही नीतू दौड़ी चली आएगी, और वही हुआ। 5 मिनट में नीतू 2 कप चाय लेकर हाजिर हो गई। हाय जीजा जी, नीतू ने चहक कर स्वागत किया और हुलसकर पूछा, आपको कैसे पता चला? दीदी तो फ़ोन ही नहीं कर रही थी। पता करने वाले पता कर ही लेते हैं, इन्होंने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। बेचारी नीतू इनका मंतव्य नहीं समझ पाई। अपने ही रौ में बोली, मम्मी यही कह रही थी कि दिल से दिल को राह होती है, फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है। फिर इन्हें चाय पकड़ाते हुए मुझसे बोली, दीदी अब आप भी उठकर जरा सी चाय पी लो, सुबह से बोल बोलकर दिमाग चकरा गया होगा। वह मुझे सहारा देकर उठाने लगी और इनके चेहरे का रंग बदलने लगा। मेरी अधलेटी मुद्रा को वे अनादर का प्रदर्शन समझ रहे थे। अब उन्हें कुछ कुछ समझ में आ रहा था। उठने की प्रक्रिया में जब मेरा शॉल कंधे से खिसक गया तो प्लास्टर पर उनकी नज़र पड़ी। अरे ये हाथ को क्या हो गया? गनीमत है कि सिर्फ हाथ ही टूटा है। आप खुशकिस्मत हैं जीजा जी कि ये सही सलामत बच गईं, वरना क्या से क्या हो जाता। तुम्हें मैं सही सलामत नजर आ रही हूँ? अरे हाथ ही तो टूटा है। सब लोग कह रहे थे कि किस्मत वाली थी जो सड़क के किनारे गिरी, अगर बीच में गिरती तो सोचो क्या हो जाता। उस कल्पना मात्र से ही मुझे झुरझुरी हो आई। मैंने नीतू से कहा, थोड़ी हेल्प कर दोगी तो भीतर जाकर लेट लूँगी। हाँ, अब आप बिल्कुल आराम करो, कोई आएगा तो जीजा जी निपट लेंगे। बिस्तर पर लेटते हुए मैंने कहा, बसंती को 2 दिन की छुट्टी दे दी थी, अगर किसी के हाथ खबर भिजवा दोगी तो वह आ जाएगी।
2 रोटी ही डाल जाएगी। बसंती को मैं खबर कर दूंगी। पर आप रोटी की इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? हम लोग क्या इतना भी नहीं कर सकते? तुम ही लोग तो कर रहे हो, पड़ोसी और होते किस लिए हैं? नीतू जब चली गई तो ये कमरे में आकर बोले, इतना सब हो गया तो क्या मुझे फ़ोन नहीं कर सकती थी? मैंने एक क्षण उनकी ओर देखा और कहा, फ़ोन कर भी देती तो क्या विश्वास कर लेते आप, या इसे भी एक बहाना समझते? वे चुप हो गए। फिर बड़ी देर तक मौन हम दोनों के बीच पसरा रहा। फिर कुछ देर बाद फ़ोन बजा। मेरा कार्डलेस बाहर ही छूट गया था, इसलिए फ़ोन इन्हें ही उठाना पड़ा। शायद बड़े भैया का था। मेरे हालचाल पूछ रहे थे। मैं जब तक उन्हें सावधान करती ये सब ब्यौरा दे चुके थे। फिर तो मेरी पेशी होनी ही थी। ये क्या कर बैठी तुम, और रात को मुझे क्यों नहीं बताया? मैं उसी समय चला आता। मुझे मालूम था, इसलिए नहीं बताया। आप आ भी जाते तो सुबह फिर मेहमानों के लिए भागना पड़ता। अब आपकी उम्र इतनी भाग दौड़ करने की नहीं है। वैसे चिंता की कोई बात नहीं, पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, और अब तो ये भी आ गए हैं। हाँ, अभी फ़ोन पर उनकी आवाज़ सुनकर थोड़ा संतोष हुआ। अच्छा, तो हम लोग सुबह आते हैं, टेक केयर। भैया के फ़ोन के बाद फिर सन्नाटा छा गया। ये पेपर पढ़ते रहे। मैं सोने की कोशिश करती रही। नीतू दोनों की थालियां लेकर आई, तभी यह नीरवता भंग हुई। नीतू बोली, मम्मी तो कह रही थी जमाई जी को यहाँ बुला लो, ठीक से खा लेंगे। पर मैंने कह दिया कि दीदी अकेले बोर हो जाएंगी। वे अच्छी हो जाएं, फिर दोनों को एक साथ बुलाकर खूब खातिरदारी कर लेना। एक बात और, जाते हुए मैं बाहर से ताला डालकर जा रही हूँ, नहीं तो मोहल्ले भर की आंटी लोग तंग करने आ जाएंगी। रात भर की जागी हो, थोड़ा आराम कर लो। खोलोगी कब? 4 बजे चाय लेकर आऊँगी ना। और सचमुच वह हमें ताले में बंद कर चली गई। वह जब तक रहती है पटर पटर करती रहती है। घर भरा भरा लगता है। उसके जाते ही एक निचाट सूनेपन ने घेर लिया। उस असहज एकांत से निजात पाने के लिए मैंने कहा, आप तो आज ही जाने वाले थे ना, तो दिन में निकल जाते, रात में ठंड से परेशान हो जाएंगे। वे एक क्षण मुझे घूरते रहे, फिर बोले, मुझे क्या इतना गया गुजरा समझ लिया है कि तुम्हें इस हाल में छोड़कर चला जाऊंगा? एक तरह से बात यहीं पर एक अच्छे बिंदु पर समाप्त हो जानी थी, पर मेरे मन में प्रतिशोध की आग धधक रही थी। वह हुस्न परी वाला डायलॉग मेरे कलेजे में कील की तरह गड़ा हुआ था। उसी ने मुझे चुप नहीं बैठने दिया। मैंने बड़े नाटकीय अंदाज से कहा, मेरी यह हालत है, तभी तो कह रही हूँ, रुक कर क्या करेंगे? वे अवाक होकर मुझे देखते रह गए। व्हाट यू मीन? कुछ नहीं, एक पुरानी बात याद आ गई। एक बार आए थे और मैं संकोच के मारे मैं क्षण भर को चुप रह गई। उस दिन आप कितना नाराज हुए थे। कहा था कि फ़ोन कर देती। बेकार में 200-250 रुपये का चूना लग गया। उनका चेहरा फक पड़ गया। डूबती सी आवाज़ में बोले, उस बात को अब तक गांठ बांधते बैठी हो? यही क्यों, और भी बहुत सी हैं। सारी गांठें खोलने बैठूंगी तो सुबह से शाम हो जाएगी। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं तुम पर बहुत अत्याचार करता रहा हूँ। प्रचलित मायनों में जिसे अत्याचार कहते हैं वह तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि मैं उतनी बेचारी नहीं हूँ। आपका तरीका बहुत सोफिस्टिकेटेड है और अप्रोच बहुत ही प्रैक्टिकल। बहुत आसानी से आप सामने वालों की भावनाओं को अनदेखा कर सकते हैं। मसलन अब कहाँ से शुरू करूँ? चलिए शुरू से करते हैं। याद है जब शादी के बाद पहली बार हम लोग इस घर में आए थे, मेरी सहेलियों ने घर को बहुत कलात्मक ढंग से सजाया था। हमारा स्वागत भी बहुत शानदार हुआ था। हार, फूल, संगीत, उपहार, मिठाई, और लोग इतने कि पैर रखने की जगह नहीं थी। उसके बाद जब हम अकेले हुए तो आपका प्रश्न था, फ्लैट तो बहुत सुंदर है, कितने का पड़ा? क्या मुझे यह पूछने का हक नहीं था? जरूर था, पर आपकी टाइमिंग गलत हो गई। उस निभृत एकांत की अवहेलना कर आप इंदौर और भोपाल की कीमती वस्तुओं की तुलना करते रहे। बातों बातों में आपने यह भी पूछ लिया कि मैंने लोन बैंक से उठाया था या जीपीएफ से लिया था, और यह भी कि किस्तें पट गई हैं या भी बाकी हैं। मेरे ख्याल से मुझे यह भी पूछने का हक नहीं था। हक 100% है, पर यह विषय उस दिन के लिए नहीं था। मुझे मालूम है मेरी शादी में मेरी नौकरी, मेरा वेतन, मेरा फ्लैट,
प्लस पॉइंट थे, पर वे ही अहम मुद्दा होकर रह जाएंगे और मैं गौड़ हो जाऊंगी, यह नहीं सोचा था। अगली बार आप जब आए तो आपने नॉमिनेशन के बारे में पूछा था। मैंने दोनों भाइयों के बेटों को फ्लैट और जीपीएफ में नॉमिनेट किया हुआ था। आपने कहा कि अगर नामांकन बदलना है तो फुर्ती करनी होगी, नहीं तो बाद में बहुत परेशानी होती है। इसमें गलत क्या था? सरकारी दफ्तर में काम करता हूँ, रोज़ देखता हूँ कि लोग बाद में किस तरह परेशान होते हैं। मैं भी जानती हूँ, पर महीने भर पहले ब्याही औरत भविष्य के सपने रखती है, उसे वसीयत के बारे में सोचना ज़रा अच्छा नहीं लगता। बदली हुई परिस्थिति में शायद मैं खुद इस विषय में पहल करती, पर आपकी उतावली देखकर वितृष्णा हो आई। इसके बाद तो एक्सप्लाइमेटेशन का एक अनवरत सिलसिला शुरू हो गया। मेरे टेलीफोन का बिल दुगना तिगुना आने लगा। सब लोग छेड़ते कि रात रात भर मियाँ से बात करती होगी। उन्हें क्या पता था कि मियाँ ने घर पर बात करने के लिए एकदम मना किया हुआ है और दफ्तर में बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता। उन्हें कैसे बताती कि यहाँ आकर श्रीमान के सारे दोस्तों, भाई भतीजों के जन्मदिन याद आ जाते हैं, सारे रिश्तेदारों की मिजाज पुरसी और मातम पुरसी यहीं से होती है। यह तो शायद तुम्हें पता ही होगा कि लॉन्ग डिस्टेंस कॉल संडेज़ को सस्ती रहती है और अक्सर संडेज़ को मैं यहीं होता हूँ। हाँ, मुझे पता है, और मुझे यह भी पता है कि इंदौर का कपड़ा मार्केट बहुत अच्छा है, इसलिए चादरें और पर्दे यहीं से खरीदने चाहिए। यहाँ की रेडीमेड गारमेंट की मंडी भी मशहूर है, इसलिए बच्चों के जन्मदिन के कपड़े यहीं से लेने चाहिए। यहाँ जब जब गर्म कपड़ों की सेल लगती रहती है, इसलिए अम्मा जी के लिए शॉल और स्वेटर यहीं से जाएगा। इसके अलावा और भी फरमाइशी आइटम्स हैं, जैसे फरियाली सामान, नमकीन, राहुल के लिए कैमरा, एटलस, रीना के लिए बारबी का सेट, कलर बॉक्स वगैरह। और मुझे यह भी मालूम है कि आपने घर पर यह कभी नहीं जताया होगा कि फरमाइशें कौन पूरी कर रहा है। देखो, ज़्यादा एहसान जताने की ज़रूरत नहीं है, हिसाब लगा कर रखना, अगली बार आऊँगा तो सब चुकता कर जाऊँगा। हिसाब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह सब मैंने अपने घर के लिए किया, अपने बच्चों के लिए किया था। जिस तरह शादी के बाद यह घर आपका हो गया, मैंने सोचा कि वह घर भी मेरा ही है, इसलिए एहसान की कोई बात नहीं है, बात अधिकार की है। राहुल के जन्मदिन पर डांस करना था, यहाँ का म्यूजिक सिस्टम ले गए। बच्चों को गर्मियों में पिक्चर्स देखनी थी, आप यहाँ से वीसीडी प्लेयर ले गए। बार बार बिजली गुल होने से बच्चों की पढ़ाई हर्ज होती थी, इसलिए मेरा इमरजेंसी लैंप भी भोपाल पहुँच गया। मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, आपको अधिकार था और आपने उसका उपयोग किया, पर यह तो वन वे ट्रैफिक हो गया, मुझे भी तो अधिकार मिलना ही है। नहीं तो सिर्फ एक्सप्लाइमेटेशन किया गया है। एक्सप्लाइमेटेशन, वाह, सुनने में तो बुरा लगता है ना। शोषण कहूँगी तो और भी बुरा लगेगा, पर मेरे साथ यही हो रहा था और वह मेरी समझ में भी नहीं आ रहा था। पर मैंने मन को बहला लिया कि मैं घर की किस्तें चुका रही हूँ, घर जिसकी मुझे अरसे से तलाश थी, घर जो रिश्तों की मजबूत ज़मीन पर खड़ा हो, घर जो आपसी सामंजस्य और सद्भाव के सहारे टिका हो। पर वह घर तो मुझे मिला ही नहीं, आपने दिया ही नहीं। देखो, तुम्हारी तरह मैं साहित्यिक भाषा तो नहीं बोल सकता, लेकिन आप खूब बोल सकते हैं। आपका हुस्न परी वाला जुमला तो अब तक मेरे कलेजे में गड़ा हुआ है। कल रात मैं दर्द के मारे सो नहीं पाई थी, पर यह दर्द उस दर्द के मुकाबले कुछ नहीं था जो उस रात आपने मुझे दिया। ये घाव तो कल को भर जाएंगे, पर यह घाव तो ताउम्र हरा रहेगा। और आज तो आपने कमाल ही कर दिया। आज मैंने क्या किया? वे हैरान थे। आज आप सिर्फ मेरे सच को परखने यहाँ चले आए। मान लो मैं चली ही गई होती तो आपकी क्या इज्जत रह जाती, या मेरी ही क्या इमेज बनती। आपकी तो ये दूसरी शादी है, इतना तो आप भी समझते होंगे कि दाम्पत्य का आधार होता है विश्वास। और मिस्टर कश्यप, आपने उसे ही नकार दिया, फिर शेष क्या रहा? तभी दरवाज़ा खड़का। नीतू शायद चाय लेकर आई थी। हम दोनों अच्छे बच्चों की तरह चुपचाप बैठ गए। वैसे भी बोल बोल कर मैं इतना थक गई थी कि कुछ देर आंख बंद करके लेटना ही चाह रही थी, और चाय पीकर मैं सचमुच लेट गई। नीतू बोली, जीजा जी शाम को क्या खाना पसंद करेंगे बताइए। व्यंग्यपूर्ण मुस्कुराहट के साथ ये बोले, मैं गरीब क्या बताऊंगा, अपनी दीदी से पूछो।
गेस्ट ऑफ ऑनर तो वे हैं। और इतना कहकर वे बाथरूम में घुस गए। नीतू थोड़ी देर बैठी बतियाती रही, पर मेरी ओर से कोई प्रोत्साहन न पाकर चुपचाप उठकर चली गई। वे फ्रेश होकर आए और बालों में कंघा फेरते हुए बोले, अच्छा तो मैं निकल रहा हूँ। मैंने प्रश्नार्थक नज़रों से उनकी ओर देखा। रतलाम वालों के आने तक रुकने का इरादा था, पर देखता हूँ उसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, खूब अच्छी सेवा टहल कर रहे हैं। मेरी वजह से बल्कि असुविधा ही हो रही है। और हाँ, तुम्हारी सारी चीज़ें अगली बार ले आऊँगा, अगर आया तो, वरना किसी के हाथ भिजवा दूँगा। मैंने उठने का उपक्रम किया तो वे बोले, लेटी रहो, मेरे लिए फॉर्मेलिटीज़ करने की आवश्यकता नहीं, वैसे भी आदर मान बहुत हो चुका है। सी ऑफ करने के लिए न सही, दरवाज़ा बंद करने के लिए तो उठना ही है। मैं लड़खड़ाते हुए उठ खड़ी हुई, लंगड़ाते हुए जब तक दरवाजे पर पहुंची। ये 2 मंजिल उतरकर बिल्डिंग के गेट तक पहुंच चुके थे। खिड़की से मैं उन्हें जाते हुए देखती रही। फिर मैंने बहुत मुश्किल से दरवाज़ा बंद किया। इतने से श्रम से भी मैं हाफ गई थी। देर तक बंद दरवाजे से पीठ लगाए मैं निस्पंद सी खड़ी रही। सामने वही खिड़की थी जहाँ से मैंने उन्हें जाते हुए देखा था। मुझे लगा वे मेरे घर से नहीं, जीवन से भी चले गए हैं। अलविदा मिस्टर कश्यप, मैंने कहा। आज से मेरे घर का और मेरे मन का दोनों दरवाजे आपके लिए बंद हो चुके हैं। घर का दरवाज़ा तो शायद कभी मजबूरी में खोलना भी पड़े, क्योंकि इस शादी को इतनी आसानी से मैं नकार नहीं सकती। इसके लिए मेरे भाइयों ने बहुत सारा श्रम और पैसा खर्च किया है, इसलिए इस शादी को तो मुझे ढोना ही पड़ेगा। पर मेरे मन का दरवाज़ा अब आपके लिए कभी नहीं खुलेगा, कभी नहीं। आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की कहानी बहुरी अकेला। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक आपका दिन शुभ और रात्रि मंगलमय हो। धन्यवाद।